नमस्कार दोस्तों। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सबने सुना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको हिंदी में कहते हैं। ये कैसे हमारे विश्व, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को बदल रही है, उससे संबंधित 2-3 आर्टिकल, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुए थे द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में भी। तो उनको देखेंगे और उसमें से एक छोटी सी एक एनेक्डोट किस्सा से शुरू करते हैं। एक पुस्तक का एक अंश है, उससे शुरू करते हैं। अभी एक 2018 में एक पुस्तक आई थी, 21वीं सदी के लिए 21 लेसन, एक प्रकार से 21 लेसन फॉर 20 सेंचुरी। और इसके लेखक हैं युवाल नोआ हरारी, जो कि एक महिला लेखिका हैं। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में एक इम्पोर्टेंट बात कही थी, और वो बात थी भविष्य में हमारे जो कार्य होता है, यानी कि प्रोफेशनल जैसे वर्क करते हैं, नौकरियां करते हैं, वो कैसी होगी। उस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, इसमें रोचक टिप्पणी की थी और काफ़ी तर्कपूर्ण बात भी कही थी। तो जैसा कि दूसरा चैप्टर है इसका, और इसमें इसका टाइटल है वर्क व्हेन यू ग्रो अप यू माइट नॉट हैव अ जॉब। यानी कि ये जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए कहते हैं कि जब आप बड़े हो गए तो जो ट्रेडिशनल जॉब होते आए हैं वो हो सकता है नहीं हो। तो उसी पे उन्होंने कहा है कि मानव इतिहास में मानव 2 तरीक़ा के कार्य करता है। एक फिजिकल एक्टिविटी करता है, एक कॉग्निटिव एक्टिविटी करता है, यानी सोचने करने वाली। जैसे डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, कंसल्टेंट्स हुआ, लॉयर हुआ, इवन जो कम्युनिकेशन इसके लिए आईटी सेक्टर, उस टाइप के जॉब। एक होता है कि लेबर जॉब, ठीक है, इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री में कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, या फिर कृषि में जो कार्य हो रहे हैं। तो जैसा कि पता है ऑटोमेशन आया, यानी कि स्वचालन, मशीनों ने काम करना स्टार्ट किया, तो ये जॉब काफ़ी सारे ख़त्म हो गए। लेकिन इसके साथ इन जॉब की ग्रोथ देखी गई, क्योंकि समझने का कार्य या फिर इस प्रकार के कार्य वो रिप्लेस नहीं हो पाए, वो तो मशीनों ने कर दिए। लेकिन इन्होंने आगे यही कहते हैं, यही बात कि लेकिन जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, एआई, वो इस प्रकार के जॉबों के लिए भी खतरा लेके आई है। जैसे अभी हमने सुना है, हमारे भारत सरकार है तो बेंगलुरु मेट्रो है, उसको ड्राइवरलेस मेट्रो बनाने जा रही है। या फिर अभी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स का यूज बढ़ रहा है आर्थिकी के एनालिसिस के लिए। या फिर वकील हैं, उनके जॉब भी, या फिर डॉक्टर है, डॉक्टर में भी आपने देखा है कैंसर का उपचार एआई ने बहुत सटीक तरीके से किया था, जो कि डॉक्टर अपने लैब वगैरह में कर पाते, उससे और अच्छे सटीक तरीके से कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक वो है, एक शुरुआत पर है अभी, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और इस क्षेत्र को, जैसा कि पता है आपको, लाइफ साइंसेज हैं, तो इसको बायो केमिकल मैकेनिक्स के नाम से जाना जा रहा है। तो इसी पर लेखक कहते हैं कि कैसे इसको मानव का जो व्यवहार है उसको पढ़ना, एक प्रकार से मानव के निर्णय, उनके डिसीजंस को, और जो मानव है एज ए लॉयर कार्य कर रहा है, बैंकर कार्य कर रहा है, ड्राइवर कार्य कर रहा है, उसको रिप्लेस कर देगी, जहाँ पर मानव की सूझबूझ की ज़रूरत थी। तो उसी को लेके हम रियल लाइफ में क्या घटते देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी द हिंदू ने और इंडियन एक्सप्रेस में भी एक खबर निकली थी कि जो एलन मस्क की कंपनी है, उनकी बहुत सारी कंपनी है, जैसा कि हम देखते रहते हैं खबरों में, उनमें से ही एक है न्यूरालिंक। तो इन्होंने क्या किया है कि वही जो लेखक ने पुस्तक में अपने कहा था कि मानव के जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उसमें चिप फिट कर दी है, चिप ट्रांसप्लांट कर दिए, इम्प्लांट कर दिए। और अब वो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे दिव्यांग लोग होते हैं, पैरालिसिस वाले होते हैं, या फिर जिनके पैर वगैरह में इश्यू है, वो उस टाइप से, मतलब काफ़ी तरीके की दिव्यांगता हो सकती है, उनके अगर मस्तिष्क में उस चिप का प्रत्यारोपण एक प्रकार से कर दिया जाए, तो उन जो भी एक प्रकार से जो फिजिकल कंडीशंस या फिर डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उनसे वो पार पा सकेंगे एक प्रकार से। तो ये उसी दिशा में एक कदम माना गया है। और वहाँ की जो, जैसे हमारे यहाँ CDSO है, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR, ये अनुमति देते हैं। ऐसे ही वहाँ के US के
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये शोध करने के लिए उनको अनुमति दी थी और ट्रायल करने के लिए। ये अभी खबर आई थी 30 जनवरी 1 फरवरी को, कि इस प्रकार से जो उन्होंने वो प्रयोग किया तो वो काफ़ी हद तक सफल रहा। वो मरीज़ जिसमें ट्रांसप्लांट किया था वो रिकवर हो रहा है, और पैरालिसिस का वो पेशेंट था एक प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रकार एक दूसरी केस स्टडी लें। ये तो जो वो बात हो गई कि कैसे बायोमेडिकल साइंस है जो उनमें एआई, मानव की जो कॉग्निटिव एबिलिटी थी उसका भी, कॉग्निटिव यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता थी उसका भी स्थान लेने जा रही है एआई। ये तो एक वो केस स्टडी हो गई। इसको हम एथिक्स का पेपर है, निबंध है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों में यूज कर सकते हैं, वन अन्य परीक्षाओं, मुख्य परीक्षा जहाँ भी लिख रहे हो। इसके अलावा एक आर्टिकल और है, इसी से प्रेरित है, उसके बाद में छपा था, द हिंदू में छपा था, कि भारत को जीनोमिक्स में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, वो लेखक बताते हैं कि भाई इंडस्ट्री 4.0 जिसको हम कह रहे हैं, चौथी औद्योगिक क्रांति, उसमें जीनोमिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडस्ट्री 4.0 के बारे में, 4.0 के बारे में बात करें तो इसमें ये सारा आ जाता है। एआई हुआ, रोबोट हुआ, ड्रोन हुआ, ठीक है, 3D प्रिंटिंग हुई। 3D प्रिंटिंग तो सुनते हैं ना, कहीं तेलंगाना में मंदिर बनाए, कहीं पोस्ट ऑफिस बनाए, बेंगलुरु वगैरह। तो इस प्रकार से इंडस्ट्री 4.0 में जीनोमिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है, और इससे इकोनॉमी हुई हमारे देश की, या फिर साइंस टेक है उसमें एक अभूतपूर्व प्रभाव देखे जाएंगे। इसलिए इसको लीगल फ्रेमवर्क बनाने की भारत को ज़रूरत है। इस पर लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे 2008 में यूएसए ने भी अपने यहाँ ये जीनोमिक्स संबंधी जो कार्य हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया है। ठीक है, और ये लेखक बताते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है इसकी। इसके लिए सर्वप्रथम ये कहते हैं कि जो प्राइवेसी है, हमारे भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आर्टिकल 19 के तहत निजता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, उसको संरक्षित किया जाए, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इसीलिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो लाए थे, अभी पारित नहीं हुआ है, उस पर चल रही है डिस्कशन, क्योंकि उसके इंडस्ट्री, समाज एज ए लार्जर इफेक्ट उसके होने वाले हैं, इसलिए उसको जल्दबाजी में पारित न किया जाए, ऐसे सरकार का मत है। दूसरा, इसलिए लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है हमको कि जो R&D है यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको जल्दी से इन चीज़ों में शोध करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को, संस्थाओं को, प्राइवेट सेक्टर को जल्दी से एक सिस्टमेटिक स्वीकृति मिल सके। दूसरा, हमारे भारत में यद्यपि बहुत सारी क्षमता है, लैब्स हैं, काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी सैंपल भेजे जाते हैं तो उनका कोई रेगुलेशन नहीं होता है। हो सकता है उनका मिसयूज हो रहा हो, एक प्रकार से भारत के खिलाफ यूज कर दिए जाए, या फिर हमारे जो लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन का कुछ सामना करना पड़े, तो उस टाइप से वो भी चिंता का विषय है। इसलिए भी हमें लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। और जो डेटा, इस प्रकार का डेटा उत्पन्न कर रही हैं या रेगुलेट कर रही हैं, वो बहुत सारी एजेंसी है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन सारे का एक क्लब किया जा सके, इसलिए भी लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। दूसरा, बीमा जैसे सेक्टर में इसके काफ़ी एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेटरी इफेक्ट दिख सकते हैं, भेदभाव वाले। जैसे कि हम देखते हैं माना किसी एक व्यक्ति का पहले से ही चेकअप करा दिया कि उस टाइप की बीमारी है, तो हो सकता है कंपनी पूर्वाग्रही हो जाए उसके परिवार के खिलाफ, या फिर उस समुदाय के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, या फिर किसी क्षेत्र विशेष के वहाँ पे हम बीमा नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग पहले से ही इस बीमारी से जेनेटिकली या इस प्रकार से ग्रसित है, तो हमें तो बार बार उनके लिए बीमा क्लेम देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी घट सकती हैं, इसलिए भी लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। और नैतिक मुद्दे तो इसमें है ही कि भाई इसका कोई पर्सनल उस प्रकार के यूज नहीं कर लिया जाए जो मानवता के लिए संकट पैदा कर सके। तो इसी में लेखक कहते हैं आगे कि भाई 2009 में जब हमने पहला जो मानव जीनोम डिकोड किया था, तो उसके 10 साल बाद यानी 2019 तक लगभग 1000 लोगों का किया गया, और अब 2024 में जो आज हम खड़े, लगभग 10,000 लोगों के जीनोम को डिकोड कर लिया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अब इसके लिए बताते हैं कि क्यों ज़रूरी है इसको पॉजिटिव दिशा में रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हैं। अगर इसको जल्दी से रेगुलेट करते हैं तो इसकी और ग्रोथ हो सकती है, और भारत जो ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज हो सकता है। जैसे कि लेखक बताते हैं कि जनता में जो रोग हो रहे हैं या फिर पैटर्न है रोगों को, उसकी स्टडी की जा सकती है।
और जो भी हम डिसीजन लेती हैं सरकारें, जैसे सरकार ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है कि 2047 तक हमारे जनजातीय समुदाय में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होती है, सिकल सेल एनीमिया। तो 2047 तक हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे सभी लोगों की और उसको समाप्त कर देंगे। उस टाइप की डिसीजन बजट 2023-24 में भारत सरकार ने लिया था, सबने सुना होगा। तो उस टाइप के डिसीजन लिए जा सकते हैं, पॉलिसी डिसीजन, इस प्रकार का डेटा हो। R&D को ऑब्वियसली इससे बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा डेटा उपलब्ध होगा, लीगल फ्रेमवर्क उपलब्ध होगा। इसके अलावा भारत है वो एक प्रकार से बड़ा बाजार, सप्लायर दोनों तरीका के से उपलब्ध है, तो उस प्रकार की भी मदद हमें मिल सकती है। अब इसके अलावा ये लेखक बताते हैं कि भाई दूसरे आर्टिकल में कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी सहायता से हम अपने जो संसाधन है यानी कि आर्थिक परिदृश्य में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर एक आर्टिकल है, ये भी द हिंदू में छपा था। तो इसमें ये शुरुआत करते हैं कि भाई देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज एक सत्य आज के समय का, और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। और जैसे इसके पॉजिटिव इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जैसे आँखों में कोई समस्या है या हार्ट का जो कोई पेशेंट है, उस तरीका की उनके पैटर्न को समझ सकती है एआई नज़दीकी से। इवन कैंसर को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकती है। इवन नई दवाओं के विकास के लिए कौन सी प्रोटीन की संरचना की किस प्रकार से क्या ज़रूरत है, उसमें एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है नई दवाओं के विकास में। इसके अलावा साइक्लोन आ जाता है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, मानसून आएगा तो कितनी अवधि के लिए रहेगा, जो कि हमारी कृषि के लिए बहुत बैकबोन की तरह है, एक आधारशिला की तरह है, तो उनको प्रिडिक्ट कर सकती है। इस प्रकार से एआई बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर सकती है। हालांकि इसके कुछ डर भी बताए जा रहे हैं। जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि भाई इससे जॉब लॉस हो सकता है, क्योंकि मशीनें वो तो 24 घंटे काम कर सकती हैं, उनको कोई छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जहाँ उन्होंने पहले कृषि सेक्टर में या जॉब उसमें इंडस्ट्री में जॉब को मतलब एक प्रकार से ख़त्म करने किया था, जैसे ऑटोमेशन हो गया था, तो लोगों की ज़रूरत नहीं है, मशीन ही सारे काम कर रही है, जो रोबोट। अब जैसा कि हमने ऊपर आर्टिकल में देखा था, एलन मस्क की कंपनी ने न्यूरलिंक की जो चिप बनाई है, उससे मानव के जो मस्तिष्क है उसमें भी एक प्रकार से प्रवेश कर लिया है एआई ने, और धीरे धीरे हो सकता है वो मानव के सोचने समझने के कार्य हैं, जो कि आज हम काफ़ी हद तक देखते भी हैं। छोटे छोटे कार्यों के लिए हम ऐप की सहायता लेते हैं, कैलकुलेशन को हम बहुत कम करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, कैलकुलेटर्स वगैरह वो सारी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं वो कॉग्निटिव स्किल्स है वो भी धीरे धीरे एआई उसकी जगह ले रही है। तीसरा फिर ये है कि भाई प्राइवेसी में बहुत हस्तक्षेप कर सकती है एआई, हमारे मिसयूज कर सकती है डेटा का, और ये कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को भी बढ़ावा दे सकती है। जैसे अमेरिका में कई सारे प्रयोग हुए, तो वहाँ पे दाढ़ी वाले लोग हुए या फिर सांवले कलर के लोग हुए, यानी कि अश्वेत लोग हैं, उनके प्रति भेदभाव की प्रवृत्तियाँ पाई गई। तो इस प्रकार से ये लेखक ये भी कहते हैं कि इस प्रकार का अंदेशा रहेगा। लेकिन ये आर्टिकल है, इसमें लेखक मेन चीज़ आर्थिकी पर फोकस करते हुए आगे बताते कि भारत एक संसाधन कम है और जनसंख्या बहुत अधिक है, उस प्रकार का राष्ट्र है। तो हमें अपने संसाधन है उनको बहुत इफ़िशियंसी, दक्षता के साथ यूज कर सकें, इसके लिए इस प्रकार से नीतियाँ बनानी होंगी और एआई का यूज करना होगा, क्योंकि बड़ी समस्याओं के लिए बड़ा डाटा एनालिसिस का बहुत ज़रूरत है। तो आगे उसी में इसीलिए कहते हैं कि जैसे जल की बहुत समस्या रहती है हमारे यहाँ, इंडस्ट्री हो, कृषि हो, विद्युत उत्पादन हो, उद्योग हो, और या फिर पीने के लिए हो ऑब्वियसली, तो पानी की बहुत मतलब हर क्षेत्र में बहुत महत्वता है। उसी के लिए हमारे इंजीनियर्स ने जैसे नदियों को जोड़ने के लिए ये विभिन्न चीज़ें प्रस्तुत की हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सिस्टमेटिक और संरचनात्मक दिक्कतें आ रही हैं। तो उसी के ऊपर कहते हैं कि भाई अभी भारत सरकार ने या फिर भारत के जो संस्थान हैं, जैसे आईआईटी धनबाद हुई या एनआईटी त्रिपुरा और गोवा हुई, उन्होंने एक स्टडी की। उन्होंने किया कि हमारे दक्षिण भारत की 3 नदियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो पेन्नार नदी है, पालार नदी है, कावेरी नदी है, बैगई नदी है। इसमें से ये पेन्नार, पालार और कावेरी नदी को जोड़ के, और पानी की जो लगभग 5 लाख हेक्टेयर, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को 5 लाख हेक्टेयर ज़्यादा सिंचाई हो सके, पानी उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार का एक प्लान की स्टडी की थी। तो एआई का इसमें काफ़ी योगदान था, ऐसा लेखक कहते हैं। इसी प्रकार महानदी और गोदावरी का जो सरस प्लस पानी है उसको इन रिवर्स में पहुंचाया जा सके, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एआई हमको कैसे इसमें किसानों के मतलब हित के लिए
इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है, उस पर लेखक कहते हैं। आगे और बताते हैं कि जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है उसने वो एआई का काफ़ी अच्छे से यूज कर रही है, और किस लिए यूज कर रही है कि जैसे मानसून से पूर्व हमारे जो कुएं हैं, तालाब हैं, उनमें जल स्तर क्या है, बाद में जल स्तर कैसा है, तो इससे क्या है फसल का बुवाई का पैटर्न क्या हो, वहाँ पे एमएसपी है और कॉस्ट बेनिफिट रेशो, किसान कौन सी फसल उगाएं, निर्यात के लिए कौन सी फसल बेहतर हो सकती है, उस प्रकार की चीज़ें वो कर रहे हैं। तो एआई इस प्रकार के डिसीजन लेने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसी प्रकार किसान है, उनकी जो फसल उत्पादकता है, एक होता है उत्पादन यानी कि मात्रा, उत्पादकता है कि पर यूनिट उत्पाद की मात्रा, तो उत्पादकता है उसको भी बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या अभी 2050 तक तो बढ़ने ही वाली है, और इतनी सारी जनसंख्या की फूड सिक्योरिटी के लिए, उनकी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए हमें अपनी जो कृषि है उसको इवन क्लाइमेट चेंज एक नया चैलेंज के रूप में आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों में सामंजस्य बिठा के आगे ग्रोथ करने के लिए एआई हमारे अभूतपूर्व रूप से सहायता कर सकती है। तो लेखक इस प्रकार की एआई बेस्ड मॉडलिंग के लिए आगे सुझाव देते हुए ख़त्म करते हैं कि एआई का मूल स्रोत है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, जितना ज़्यादा डेटा होगा और जितना अच्छी क्वालिटी का डेटा होगा वो उतना ही अच्छे डिसीजंस ले पाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा किया जाए और उस प्रकार से निर्णय लिए जाएँ, ऐसा लेखक कहते हैं। तो दोस्तों हमने इस आर्टिकल, एक छोटे से आर्टिकल के एक प्रकार से वीडियो के द्वारा ये जाना कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे सबकी ज़िंदगियों को, सरकार की नीतियों को, विश्व भर के निर्णयों को कैसे प्रभावित कर रही है, और आगे फ्यूचर में ये किस प्रकार से वाइड स्केल पर चेंज को लाएगी। तो ये इसको हम यूपीएससी या यूपीपीसीएस के निबंध का पेपर हुआ, डायरेक्ट एआई पर भी आ सकता है। इवन एथिक्स के पेपर हुए, बहुत सारे इश्यूज जैसे इसमें थे। इवन GS3 में हमारी जो फार्मा सेक्टर है, भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है, तो वहाँ पर कैसे क्या चैलेंज है, क्या अपॉर्चुनिटी है, एज ए यूज कर सकते हैं। इसमें हमने कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया। वनडे एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, भाई कौन सी कंपनी है, टेस्ला या फिर कौन सी माइक्रोसॉफ्ट है, किसने ऐसे मस्तिष्क में ऐसे प्रत्यारोपण किया है न्यूरोचिप का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, कथन वेस्ट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और इस प्रकार की सीरीज में लाता रहूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको ही मैं इसमें रिसर्च करके अपनी जैसे भी बुक्स के नॉलेज है, या फिर जो अखबारों में अच्छे आर्टिकल पब्लिश होते हैं और जो वास्तव में महत्व रखते हैं, ऐसे आर्टिकल्स को मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी प्रकार से जुड़े रहें। थैंक यू।